एक ही में रख लेते हैं, तो अलग अलग सेट क्यों बनाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन और इंक्लूजन में देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक सेट है, मेरे पास एक सेट है और उसमें उसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, यूनिवर्सल सेट, और उसमें दो छोटे छोटे सेट्स हैं। दो छोटे छोटे सेट्स कुछ पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी के मान लेते हैं मेरे सेट्स हैं सेट ए और सेट बी। ठीक है, सेट ए है और सेट बी है। ठीक है, तो ए यूनियन बी बताता है, ए यूनियन बी बताता है कि एटलीस्ट वन ऑफ, या तो ए हो रहा है या तो बी हो रहा है या तो दोनों हो रहे हैं। ठीक है, ये ए यूनियन बी होता है। तो ए यूनियन बी मुझे बताता है कि एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज ऑकरिंग। इनमें से कोई एक चीज तो पक्का पक्का हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसके बाहर वाला सेट ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, जब नीदर ए नॉर बी इज ऑकरिंग, नीदर ए नॉर बी इज ऑकरिंग, उसका मतलब क्या होगा, ए भी नहीं हो रहा है एंड बी भी नहीं हो रहा है, नीदर ए नॉर बी इज ऑकरिंग। ये चीज होती है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए भी नहीं हो रहा है और बी भी नहीं हो रहा है, ये कहां पर होगा, ये ए और बी के रीजन के बाहर बाहर में जो रीजन है पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट का, वो वाली चीज होगी। तो इसको बोलेंगे क्या भाई, इसको बोलेंगे नीदर ए नॉर बी इज ऑकरिंग। चलो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन भी होगा ना, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी होगा, वो लास्ट वाला भी लिख देता हूं, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का फुल कॉम्प्लीमेंट। नीदर ए नॉर बी इज ऑकरिंग। ओके, ओके फाइन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हमने क्या पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है कि जो ए यूनियन बी होता है, जो ए यूनियन बी होता है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होता है, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मैं ए को एक बार काउंट कर रहा हूं तो उसमें भी ए इंटरसेक्शन बी काउंट हो जा रहा है, जब मैं बी को एक बार काउंट कर रहा हूं तो उसमें भी ए इंटरसेक्शन बी काउंट हो जा रहा है। तो क्योंकि मुझे ए इंटरसेक्शन बी को एक ही बार काउंट करना है, इसलिए मैं ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ये वाला फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। अच्छा, इसी का नेक्स्ट फॉर्म, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला फॉर्मूला भी आपने देखा है। जब ए यूनियन बी यूनियन सी की बात होती है तो तीनों सेट्स का एक कॉमन इंटरसेक्शन भी होता है। ठीक है, तो इसका जो फिजिबल रेंज है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी इज ऑकरिंग, वो हम निकालते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अब ऊपर वाली चीज जैसे होने लग जाता है, जब आप ए और बी दोनों को इंक्लूड कर रहे हो तो आपने ए में भी उनका ए और बी का इंटरसेक्शन इंक्लूड किया है और बी में भी ए और बी का इंटरसेक्शन इंक्लूड किया है। तो आपको एक बार ए और बी का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वैसे ही जब आपने बी और सी का यूनियन लिया होगा तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिया होगा, उसमें भी बी और सी का इंटरसेक्शन आ जा रहा होगा, और जब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी लिया होगा उसमें भी बी और सी का इंटरसेक्शन आ जा रहा होगा। तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी एक बार, एंड सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन फिर जब आप ऐसा करते हो तो आपने 3 बार उस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को ऐड किया। जब आप
ए का सेट ले रहे थे, बी का सेट ले रहे थे और सी का सेट ले रहे थे, तो उनका जो कॉमन रीजन है, जो तीनों का इंटरसेक्शन आपने उसको 3 बार ऐड किया और अभी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए में 3 बार सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो वो वाली चीज जो आपने 3 बार इंक्लूड करके 3 बार एक्सक्लूड कर दी, उसको फिर से एक बार इंक्लूड करना है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फिजिबल रीजन में आता है ए बी सी के यूनियन में। तो फिर से आप अब इंक्लूड करने लग जाओगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस तरह की कोई चीज होगी। अच्छा, तो यहां से जो केस जनरलाइज होता है, यहां से जो केस जनरलाइज होता है वो ऐसा कुछ होता है कि अगर अब मेरे पास 3 सेट नहीं है, अगर अब मेरे पास 3 से ज्यादा सेट्स हो जाएंगे, ठीक है, 3 से ज्यादा सेट्स हो जाएंगे, तो ऐसा मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन अप टू यूनियन AN। ठीक है, ऐसे n सेट्स हो गए और इन सबका यूनियन का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ A1 और A2 और A3 अप टू AN इज ऑकरिंग। ठीक है, कम से कम कोई एक चीज हो रही है, इन सब में से कम से कम कोई एक चीज हो रही है। अच्छा, कम से कम कोई एक चीज हो रही है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि दिस विल बी इक्वल्स टू, देखो पहले एक एक सेट ले लेंगे, एक एक का सेट ले लेंगे, मतलब n सेट्स गिवन है, उन n सेट्स में से कोई एक सेट चूज करना है। ठीक है, तो एक एक करके सारे पॉसिबल चॉइसेस ले लेंगे। मैं बोलूंगा कि ये वाली चीज हो जाती है number of elements in A1 plus number of elements in A2 plus number of elements in A3 plus up to plus number of elements in AN। ठीक है, फिर उसके बाद दो दो सेट्स चूज करेंगे, दो सेट्स चूज करेंगे, तो पहले मैंने इंक्लूड किया, अब मैं एक्सक्लूड करने लग जाऊंगा, अब एक्सक्लूजन होने लग जाएगा। सो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2, दो के सारे पेयर्स काउंट करने हैं, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A3 भी होगा, ये वाला भी एक पेयर होगा, माइनस सो ऑन, दो के सेट्स का एक्सक्लूजन होगा। फिर जब आप दो के सेट्स का इंक्लूजन कर रहे हो तो आपको तीन के सेट्स को फिर से इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर प्लस 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 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A4 प्लस सो ऑन, तीन के ट्रिपलेट्स बनेंगे और ये सिलसिला कहां तक चलता रहेगा भाई। प्लस ध्यान दो, जब आप एक एक का सेट बना रहे हो तो ये सब पॉजिटिव हैं, जब आप दो का सेट बना रहे हो तो नेगेटिव वाला साइन आ जाता है, फिर जब आप तीन का सेट बना रहे हो तो पॉजिटिव साइन आ जाता है। मतलब ऑड नंबर के साथ कौन सी चीज एसोसिएट हो रही है भाई, ऑड नंबर के साथ पॉजिटिव साइन एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाले में -1 रेज टू द पावर n-1 लगा दिया मैंने भाई। अगर ऑड नंबर है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, तो लास्ट वाले टर्म में अगर n टर्म्स हैं, मतलब 3 टर्म्स हैं, तो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो अगर 3 टर्म है तो पॉजिटिव आ जाए, 5 टर्म है तो पॉजिटिव आ जाए, तो अगर n टर्म्स है तो n-1, -1 का पावर n-1, मतलब -1 का पावर एक इवन नंबर, तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाले में हो जाएगा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन अप टू इंटरसेक्शन AN। ठीक है, जब n ले लोगे और n ऑड वैल्यू है, सारे इंटरसेक्शंस अप टू ऑड वैल्यू तक चले जा रहे हैं, तो ऑड वैल्यू के साथ प्लस साइन आ जाना चाहिए, ऑड वैल्यू के साथ प्लस साइन आ जाना चाहिए, इसलिए -1 रेज टू द पावर n-1 ले लिया भाई। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और चेंज करके मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं। सर हम वो इसको NC2 लिख सकते हैं ना, जब दो चूज कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, NC2 तो चूज कर रहे हैं, कौन कौन सा चूज कर रहे हैं वो सारी चीजें मैंने स्पेसिफाई की। तो अभी के लिए इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक AI या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI माइनस समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक AI इंटरसेक्शन AJ, J की भी वैल्यू देनी पड़ेगी भाई। सो I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, और मैं इसको अब इसमें वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ वरना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं इसके केवल इंटरसेक्शन लिख रहा हूँ, वरना डबल समेशन लगाना पड़ेगा एंड सो जे की वैल्यूज वैल्यू करनी पड़ेंगी आई के अकॉर्डिंग। ओके, सो मैंने केवल AI इंटरसेक्शन AJ लिखा,
प्लस समेशन मैंने लिखा AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK, तीन तीन का इंटरसेक्शन माइनस अप टू -1 और यहां पर सभी का इंटरसेक्शन, ठीक है। सो A1 से लेकर के A2 से लेकर के A1 इंटरसेक्शन A2, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू इंटरसेक्शन AN हो जाएगा। अच्छा, तो पहले मैं किसी चीज को इंक्लूड कर रहा हूँ, फिर एक्सक्लूड कर रहा हूँ, फिर इंक्लूड कर रहा हूँ, फिर एक्सक्लूड कर रहा हूँ, अप टू ये सिलसिला चलता रहा जब तक मैं लास्ट वाले उनके उन सभी के इंटरसेक्शंस को इंक्लूड ना कर दूं। तो आप अगर ध्यान दोगे ना, तो ये जो पहले वाली चीज है, एक एक सेट चूज करना है n सेट्स में से, ये मैं NC1 पॉसिबल वेज में कर सकता हूं। तो इसके NC1 एंटिटीज बनेंगे, A1 A2 A3 A4, इसके n एंटिटीज बनेंगे, ठीक है। वैसे ही जब दो दो का इंटरसेक्शन लेना है तो आप आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स दो दो ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हो। जब तीन तीन का इंटरसेक्शन लेना है तो आप आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स तीन तीन ऑब्जेक्ट्स चूज कर रहे हो, और लास्ट वाला केवल एक है, आप आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स चूज कर ले रहे हो, तो ये वाला एक ही सेट बनेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी भाई। अच्छा, क्लियर है यहां तक सभी को? यस यस। चलो, तो हाँ भाई, इसके बाद फाइन, इसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का एप्लीकेशन क्या है। ऑलरेडी हम कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं, इस पे एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ओके, एप्लीकेशन वाले पार्ट में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं 1 से लेकर के 1000 के बीच में, जो कम से कम 2, 3 या 5 में से कम किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन नहीं लिखते हैं, सब ले लेते हैं, नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 which are divisible by at least 1 of 2, 3 और 5, ठीक है। सो या तो 2 से डिविजिबल है, या तो 3 से डिविजिबल है, या तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। वैसे तो हम एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस को कैसे किया करते थे भाई, टोटल नंबर माइनस वो जो कि 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। ये चीज करनी मुश्किल होगी यहाँ पर। वो नंबर जो 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्या वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या कोई एक सीक्वेंस बना रहा है। अगर कोई सीक्वेंस नहीं मिलता ना, तो मुश्किल हो जाता है यहाँ पर एक्सक्लूजन करना, यूनिवर्सल सेट में से यहाँ पर एक्सक्लूजन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है हाँ, तो बोल रहा है कम से कम 2 या 3 या 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो मतलब यूनियन पे खेल रहा है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर अभी तक तो एटलीस्ट वाला जब भी हम देखते थे तो क्या किया करते थे भाई, टोटल नंबर में से वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। पर क्या होता है कभी कभी कि ये वाला सीक्वेंस जल्दी से नहीं मिलता, कि वो नंबर जो 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्या वो सीक्वेंस है कोई, उससे कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर वो सीक्वेंस निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और अभी क्योंकि हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, तो यहां पर तो बिल्कुल सिंपल है, 3 सेट से ऊपर का इंक्लूजन एक्सक्लूजन आएगा भी नहीं। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन में इस वाली चीज को एटलीस्ट 1 ऑफ 2, 3 और 5 के लिए कैसे करना पड़ेगा भाई, एटलीस्ट 1 ऑफ 2, 3 और 5 के लिए 2 यूनियन 3 यूनियन 5 निकाल लेना पड़ेगा। 2 यूनियन 3 यूनियन 5 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 प्लस नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 प्लस नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 minus number of natural numbers which are divisible by 2 and 3 minus number of natural numbers which are divisible by 3 and 5 minus number of natural numbers which are divisible by 2 and 5 plus
ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3 and 5, ठीक है, 2 and 3 and 5। अच्छा, तो हाँ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन मतलब कि सेट्स वाला एप्लीकेशन लगा करके वो सारे के सारे नंबर्स जो 1 से लेकर के 1000 के बीच में जो 2 से डिविजिबल हैं वो कितने हैं? 500। 500। वो सारे के सारे नंबर्स 1 से लेकर के 1000 के बीच में जो 3 से डिविजिबल हैं वो कितने हैं? 333। वो 333। सारे के सारे नंबर्स जो डिविजिबल बाय 5 हैं, 5 से लेकर 200, ठीक है, 200। क्योंकि 200 5 से 1000 होता है, तो 200 माइनस 2 and 3 मतलब 6 से डिविजिबल है, मल्टीपल ऑफ 6। तो 1000 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, मतलब 500 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, मतलब 166, ठीक है। 166 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हैं, मतलब 6 से डिविजिबल हैं, 3 and 5 मतलब 15, ठीक है। सो 15 से कौन कौन कितने नंबर्स हैं जो 15 के मल्टीपल, 15 का लास्ट मल्टीपल तक जाना है 1000 में, तो 1000 डिवाइडेड बाय 15 कर दो भाई, तो 1000 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 66 आ रहा है। ओके, 66 आ गया, 66 आ गया, माइनस 2 and 5 तो सबसे आसान है, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल कितने हैं? 100 है, ठीक है। और 2 and 3 and 5 मतलब 30 से कितने नंबर्स डिविजिबल हैं? ठीक है, प्लस 30 से मतलब 30 30 3 जा 33, ठीक है। तो 33 नंबर्स ऐसे हैं जो कि तीनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका आउटपुट निकाल लो, जल्दी से निकल जाएगा। आउटपुट क्या आ रहा है भाई? सेवन 734। 734। 34 24 34 34। 734 734। 734, ठीक है, चलो। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ डिवीजन, सॉरी, ये एक एप्लीकेशन हुआ कहीं ना कहीं मेरे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन है, आसान है, आपको यहां पर अप्लाई करना है सेट्स का कॉन्सेप्ट। हमने पहले भी क्वेश्चंस कर लिए हैं इस तरह के, फिर से आपको समझना है कि सेट्स का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा फायदा होता है सेट्स का कॉन्सेप्ट यूज करने में, ठीक है। सो इफ A, B, C, D, E, F, G, ठीक है, are written in order में लिख रहे हैं, then find the number of ways, or find the number of permutations in which neither और neither, आप जैसे प्रोनाउंस करो, CAD nor BACAD नहीं, कोई दूसरा नंबर लिख लो, BEG, neither CAD nor BEG occur together. ओके, ठीक है। क्या अप्रोच होना चाहिए इसको? टोटल अपर टुगेदर करना, ठीक है। तो वो पूछ रहा है, ये CAD को मैं A से रिप्रेजेंट कर देता हूं, BEG को मैं B से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। तो पूछ रहा है नीदर CAD इज अकरिंग
टुगेदर नॉर बीईजी इज अकरिंग टुगेदर। ठीक है, तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, नाइदर सीएडी नॉर बीईजी। ओके, तो ये वाली चीज हो जाती है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो आपको यूनिवर्सल सेट मतलब सारे के सारे परम्यूटेशन, सारे के सारे परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे भाई? फैक्टोरियल 7, 8 है क्या? 7 है, माइनस वो परम्यूटेशंस जिसमें सी ए डी एक साथ आ रहा है। ठीक है, अच्छा सी ए डी एक साथ आ गया तो एक एंटिटी बन गया, तो सी ए डी जब एक साथ आ गया तो बाकी कितने बच गए भाई? बाकी 4 बच गए, बाकी 4 और सी ए डी को इंक्लूड करके टोटल कितने परम्यूटेशंस? फैक्टोरियल 5 परम्यूटेशंस। वैसे ही अभी दूसरे वाले केस में केवल बीईजी एक साथ आ रहा है, बीईजी एक साथ आ रहा है तो बीईजी को इंक्लूड करो एक साथ एक एंटिटी और बाकी बच गए 4, वो बाकी 4 और ये बीईजी 5, इन सभी के टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 माइनस वो परम्यूटेशंस जिसमें कि दोनों साथ साथ आ जा रहे हैं। तो सीएडी एक एंटिटी, बीईजी दूसरी एंटिटी, 2 एंटिटीज और एक एंटिटी और बच गई। ठीक है, शायद कोई एफ बच गया। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3। ठीक है, आई चीज समझ में? ये आंसर हो जाएगा। चमका भाई? यस यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप उसको नोट भी कर लो साथ साथ। नोट किया, एक ही लाइन का आंसर है। ओके, अब है कितने लेटर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, नंबर ऑफ 11 lettered words that can be formed from the letters of the word from the letters of the word examination from the letters of the word examination if none of the like letters, if none of the like letters occur together, none of the like letters are occurring together। ठीक है, चलो, तो बस आपको वो सेट्स वाला फॉर्म बना देना है इसमें, बाकी तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। एग्जामिनेशन लिख लेते हैं भाई, E X A M I N A T I O N। ठीक है, अब बोल रहा है नन ऑफ द लाइक लेटर्स आर ऑकरिंग टुगेदर, मतलब नीदर और नाइदर ए नॉर आई नॉर एन एंड नॉर एन आर ऑकरिंग टुगेदर, तीनों नहीं होने चाहिए। मतलब अगर मैं ए वाले को ए ही ले लेता हूं तो ए भी नहीं आना चाहिए साथ में, एंड एन भी नहीं आना चाहिए साथ में, एंड आई भी नहीं आना चाहिए साथ में। ये वाली चीज बोल रहा है। ठीक है, नाइदर ए नॉर एन नॉर आई। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी भाई? फिर से ये वाली चीज हो जाएगी यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट ए यूनियन एन यूनियन आई। ओके, यूनिवर्सल सेट माइनस कम से कम कोई एक ऑकर कर जा रहा है। वही हिंदुस्तान वाला है, HINDUSTN, वही वाली कहानी है भाई। HINDUSTN वाली ही कहानी है, TN वाली ही कहानी है कि एक भी ऑकर नहीं करेगा इस यूनिवर्सल सेट माइनस कम से कम एक तो ऑकर कर जाए, कम से कम एक तो ऑकर कर जाए। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट में तो फैक्टोरियल 11। एक और स्टेप लिख लेते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देखो तो एक ही बार में हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में फैक्टोरियल 11 माइनस
ए क्या बता रहा है कि दो ए एक साथ ऑकर कर रहे हैं। अगर दो ए एक साथ ऑकर कर जा रहे हैं तो बाकी कितनी एंटिटीज बच गई भाई? 9 डिस्टिंक्ट एंटिटीज, डिस्टिंक्ट नहीं, 9 एंटिटीज बच गई। और बाकी 9 के लिए फैक्टोरियल 9, सॉरी बाकी 9 और इसको इंक्लूड करके वो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब। यहां पर आ जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय ए को तो एक ही एंटिटी काउंट कर लिया, तो यहां पर केवल फैक्टोरियल 2 आएगा, बाकी दोनों n और बाकी दोनों i। वैसे ही जब आप n के लिए काउंट करोगे तो वहां पर भी फैक्टोरियल n और बाकी दोनों a और बाकी दोनों i के लिए डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 होगा। वैसे ही जब आप i के लिए काउंट करोगे तो i को एक एंटिटी रख करके डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 a और n के लिए, और बाकी सारे के अरेंजमेंट फैक्टोरियल 10 बेस में। तो ये वाली चीज 3 टाइम्स आने वाली है, ठीक है। माइनस, अब दो दो एक साथ ऑकर करने लग गए, मतलब 2a और 2n। ऐसा नहीं कि a और n भी बिल्कुल एक साथ ऑकर कर रहे हैं, पर 2a और 2n अब हमेशा ऑकर करने लग गए एक साथ। अच्छा, 2a और 2n को निकाल दिया जाए तो कितनी एंटिटीज बच रही हैं? 7 एंटिटीज बच रही हैं। 11 में से 2a और 2n को निकाल दिया तो 7 एंटिटीज बच रही हैं। मतलब अगर a's को और n's को एक एक एंटिटी मान ले तो टोटल है 9 एंटिटीज। सो फैक्टोरियल 9 आएगा। और जो एक एंटिटी बच रही है a और n तो साथ साथ आ चुके हैं, जो i आ जा रहा है अभी उसके परम्यूटेशंस एक्स्ट्रा काउंट हो रहे हैं, उसके परम्यूटेशंस एक्स्ट्रा काउंट हो रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2 से उसके लिए डिवाइड कर देना पड़ेगा। अच्छा, पर यही वाली चीज a और a और i को साथ में ले लेंगे तो n के साथ भी होगी, और यही वाली चीज n और i को साथ में ले लेंगे तो a के साथ भी होगी। तो ये वाली चीज भी 3 बार हो रही है, 3 बार हो रही है। प्लस प्लस वो परम्यूटेशंस जिसमें कि n और i तीनों साथ साथ आ जा रहे हैं, तो 6 एंटिटीज निकाल दी तो बच गई 5 एंटिटीज, इन तीनों को ऐड कर दिया तो हो गई 8 एंटिटीज। फैक्टोरियल 8 वेज में अरेंज कर देंगे उनको। चमका क्या? यस सर। अच्छे Yes, से sir. समझना है इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है। यस इंक्लूजन एक्सक्लूजन का तो ये आसान है, ये अब आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे। ये अब आप समझ गया, चमक गया आपको कि किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं सेट्स का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में। उसका एक्सटेंशन है डिरेंजमेंट्स, ठीक है। इसी के एप्लीकेशन में एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं हम डिरेंजमेंट, ठीक है। डी अरेंजमेंट, डिरेंजमेंट, ठीक है। तो डिरेंजमेंट का मतलब पहले क्या होता है? ओके, डिरेंजमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस of n objects such that none of them acquire their original position, ठीक है। number of all possible arrangements of objects such that none of them acquire their ओरिजिनल पोजीशन। कोई भी फिर कभी अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाता, ठीक है। जैसे आपके पास 6 दोस्त हैं, आपके पास 6 दोस्त हैं और आपने अपने 6 दोस्तों को लेटर लिखा, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के आपके दोस्त हो सकते हैं और लेटर्स का भी टाइप अलग अलग हो सकता है, ठीक है। पर आपने अपने 6 दोस्तों को लेटर भेजा, तो कोई भी लेटर जिस दोस्त को आपने भेजा है, जिस एड्रेस पे भेजा है, उस एड्रेस पे नहीं पहुंचना चाहिए, वो है डिरेंजमेंट। ध्यान से सुनना, कोई भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंचना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास ये देखो, ये स्पेसिफाइड पोजीशंस हैं, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं इन 3 पोजीशंस पे, और 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम भी 1 2 3 हैं, ठीक है। तो इसका एक पॉसिबल डिरेंजमेंट मैं बता रहा हूं, 3 1 2। देखो तो 3 अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, अब 2 भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, और 1 भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है। क्या कोई दूसरा डिरेंजमेंट हो सकता है इसका?
3 1 2 3 1. 2 3 1 2 3 1 बिल्कुल सही। अभी भी 2 अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, 1 अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है और 3 भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है। क्या और कोई दूसरा डिरेंजमेंट हो सकता है इसका? No. नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, अब कोई दूसरा डिरेंजमेंट नहीं हो सकता। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि इसके केवल 2 ही डिरेंजमेंट्स पॉसिबल है, उससे ज्यादा डिरेंजमेंट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाली सारी चीज हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन से समझेंगे, ठीक है? तो अब हम निकालेंगे कि अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके कितने पॉसिबल डिरेंजमेंट्स हो सकते हैं, n ऑब्जेक्ट्स के कितने डिरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने पॉसिबल वेज में आप n ऑब्जेक्ट्स को ऐसा अरेंज करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा, ठीक है? और इसको मैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन के लिए की तरह से यूज करने के लिए क्या करूंगा कि मैं ऐसा बोलूंगा कि जो टोटल अरेंजमेंट्स हैं माइनस वो अरेंजमेंट्स निकाल लो जिसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जा रहा है, ठीक है? ध्यान से सुनना, डिरेंजमेंट का मतलब है कि एक भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाए, ठीक है? तो मैं उसको निकालने के लिए क्या कर रहा हूं कि टोटल अरेंजमेंट्स क्या होंगे इन ऑब्जेक्ट्स की माइनस वो अरेंजमेंट्स जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना जाए, नहीं, जिसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए। हाँ, तो टोटल अरेंजमेंट्स जिसमें से मैं वो अरेंजमेंट सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं जिसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जा रहा है, तो मुझे वो अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा रहा है, ठीक है? तो चलो भाई लिखते हैं, डिराइव करते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स ऑफ n distinct objects, ठीक है? n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके कितने डिरेंजमेंट्स पॉसिबल है, ठीक है? तो ये मैंने जैसा कि बताया कि ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू टोटल परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स माइनस वो परम्यूटेशंस जिसमें कि एक भी ऑब्जेक्ट जिसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जा रहा है, ठीक है? तो वो मैं बोलता हूं कि वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन विच, देखो, अगर मैं A1 वो केस को बताता हूं जहां पर कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जा रहा है, A2 वो केसेस ले रहा हूं जहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जा रहे हैं, A3 वो केसेस ले रहा हूं जहां पर 3 ऑब्जेक्ट्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जा रहे हैं, अप टू AN वो केसेस ले रहा हूं जहां पर n ऑब्जेक्ट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जा रहे हैं, ठीक है? तो एटलीस्ट वन के लिए अभी हमने पढ़ा कि एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक चीज ऑकर कर जाए तो उनका यूनियन, ठीक है? कहां पर पढ़ा था हमने? एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज ऑकरिंग, ठीक है? तो जब इन सब का यूनियन हो रहा है, इन सब की यूनियन की बात हो रही है, तो यूनियन को ब्रेक कैसे किया गया था भाई? summation of number of elements in A1 plus A1 plus A2 plus A3 up till AN. हाँ, तो एक्सक्लूड किया 2 का सेट्स। हाँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा फैक्टोरियल, एंड ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देखो ये n मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, चमक रहा है सभी को? ये n मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes. अच्छा, अब आपको क्या करना है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जा रहा है, ठीक है? कोई हमको नंबर ऑफ वेज चाहिए, मतलब इनके पीछे एक नंबर छुपा हुआ है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि वो एक पोजीशन या वो एक ऑब्जेक्ट चूज कर लो जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जा रहा है। और वो कैसे चूज करोगे? n में से वो एक पोजीशन चूज कर लो जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जा रहा है, ठीक है? तो बाकी कितने पोजीशंस बच गए? n-1, ठीक है? अब जब मैं ऐसा बोलता हूं कि बाकी ऑब्जेक्ट्स को आप फैक्टोरियल n-1 वेज में अरेंज कर दो, ध्यान से सुनना, तो ऐसा तो हो सकता है कि इन n-1 वेज में जो मैं अरेंज कर रहा हूं बाकी ऑब्जेक्ट्स को, तो और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाए। ऐसा हो सकता है ना? Yes, इसीलिए Yes. यहीं पर काम आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन,
कि मैंने तो इंक्लूड कर लिए और भी ढेर सारे वो केसेस जिसमें कि हो सकता है बाकी एक और कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जा रहा है, फिर कोई और ऑब्जेक्ट है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जा रहा है। तो मैंने तो अभी इंक्लूजन किया था। इंक्लूजन क्या किया था कि पहला वाला ऑब्जेक्ट तो पक्का पक्का जा रहा है, बाकी कोई जा रहा है या नहीं जा रहा मुझे नहीं पता, ठीक है। पर जब बाकियों की आपने अरेंजमेंट्स की फैक्टोरियल n-1 से, तो इनमें शायद वो अरेंजमेंट्स भी काउंट हो जाएंगे जहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जा रहे हैं या 3 ऑब्जेक्ट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए लेते हो तो कुछ एलिमेंट सेट सी के भी आ जाते हैं, कुछ एलिमेंट सेट बी के भी आ जाते हैं, और उसी के लिए आपको 2-2 का एक्सक्लूजन करना पड़ता है, फिर 3-3 का इंक्लूजन करना पड़ता है। आई चीज समझ में? तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बिल्कुल अच्छे से काम करने वाला है। अब क्या करेंगे हम इसके आगे? एक ऑब्जेक्ट के लिए काउंट कर लिया, अब क्या करेंगे? सच दैट की कम से कम एक था, ठीक है। तो प्लस सॉरी, अब एक्सक्लूजन आ जाएगा। इंक्लूजन कर लिया, अब एक्सक्लूजन आ जाएगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 पोजीशंस आउट ऑफ n, 2 पोजीशन चूज कर ली जहां पर सही चला जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जहां पर 2 ऑब्जेक्ट चले जा रहे हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो बच गए n-2 ऑब्जेक्ट्स, उनको फैक्टोरियल n-2 वेज में अरेंज कर दिया, ठीक है। ये भी चमक गया होगा, ठीक है। प्लस n में से 3 पोजीशंस चूज करके 3 ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रख दिया, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n-3 वेज में बाकी ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज कर दिया। पर यहां पर बहुत सारे वो केसेस इंक्लूड हो जाएंगे जहां पर 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जा रहे हैं, तो फिर से एक्सक्लूजन पे जाना पड़ेगा, फिर से कुछ केसेस एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, फिर n में से 4 ऑब्जेक्ट्स को अपने जगह पर रखो, फैक्टोरियल n-4 से अरेंज करो, एंड सो ऑन प्लस अप टू -1 रेज टू द पावर n-1, -1 रेज टू द पावर n-1 हो जाएगा। अच्छा, याद है ना -1 रेज टू द पावर n-1 आ रहा था जब मैंने सारे इंटरसेक्शन लिए थे, तो लास्ट वाला टर्म -1 रेज टू द पावर n-1 आ रहा था, ठीक है। अब यहां पर क्या होने वाला है भाई? मैंने n में से n ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रख दिया, तो किसी को परम्यूटेट करना है क्या? सब तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, तो किसी को परम्यूटेट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है, ओके फाइन। सो यहां से देखो तो क्या क्या आ रहा है। यहां से इसको मैं फैक्टोरियल n एज इट इज लिखता हूं। अच्छा, माइनस ये nc1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n-1 क्या दे रहा है आउटपुट? सो ये दे रहा है आउटपुट फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n-1, ठीक है, माइनस nc2 मतलब फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 प्लस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3 माइनस सो ऑन। मैं लास्ट वाला टर्म नहीं लिख रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। तो देखो, तो यहां से क्या मिलने वाला है? ये फैक्टोरियल n को एज इट इज रखा, माइनस कैंसिलेशंस होंगे ऑफ कोर्स, और मैंने जो सब जगह पर n फैक्टोरियल मिलने वाला है, cn में क्यों नहीं मिल रहा है? जब n ऑब्जेक्ट्स को अपनी जगह पर रख दिया, सारे ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह पर आ गए, ठीक है। वो तो इतना छोटा होता गया ना कि वो 0 पे पहुंचने वाला। ओके, ठीक है, एक बार मैं सीक्वेंस देखता हूं। मैंने लास्ट वाला टर्म नहीं लिखा है, मैं अभी भी सीक्वेंस देख रहा हूं, मैंने लास्ट वाला टर्म नहीं लिखा है, ठीक है। इस वाले टर्म को अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, घबराओ मत, मैं बस सीक्वेंस देखना चाहता हूं कि लास्ट वाला टर्म क्या बन सकता है। ओके फाइन। सो अभी मैंने क्या किया कि क्योंकि हर एक टर्म के पास एक तो n फैक्टोरियल आ रहा है, हर एक टर्म के पास देखो तो यहां से भी फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल n-3 कैंसिल हो जाएगा, तो हर एक टर्म के पास कम से कम एक फैक्टोरियल n तो आ रहा है। तो मैंने वो सारे के सारे फैक्टोरियल n को किधर ले लिया भाई? सभी को किधर बुला लिया? बाहर बुला लिया, ठीक है। और देखो इस तरह से बाहर बुला लिया, यहां पर ऑलरेडी एक फैक्टोरियल n है और यहां पर एक और फैक्टोरियल n बाहर बुला लिया, तो अब अंदर कौन बचा? 1, अंदर बचा 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5। अच्छा, सो जो फर्स्ट टर्म था उसके पास है 1, जो सेकंड टर्म है उसके पास है
डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2, थर्ड टर्म है उसके पास प्लस साइन, तो ऑड जब मल्टीपल्स हैं, करेक्ट है, तो जब ऑड मल्टीपल्स हैं तो उनके पास पॉजिटिव साइन है, तो जो लास्ट टर्म होगा उसका, जो भी लास्ट टर्म होगा उसका, उसके पास -1 रेज टू द पावर n-1, अगर वो ऑड है तो उसके पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा, अगर वो इवन है तो उसके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। अच्छा, अब सेकंड टर्म के पास है फैक्टोरियल 2, थर्ड टर्म के पास है फैक्टोरियल 3, फोर्थ टर्म के पास है फैक्टोरियल 4, तो लास्ट टर्म के पास यहां पर एक्चुअली आना तो चाहिए 1 अपॉन फैक्टोरियल n, यहां पर वो चीज नहीं दिख रही थी, यहां पर वो चीज नहीं दिख रही थी, NC1 में से चूज किया और फैक्टोरियल n से अच्छा ठीक है, मैंने फैक्टोरियल n कॉमन ले लिया ना, तो अब बन जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, देखो देखो लास्ट में 1 बन रहा था ना, यहां पर जब मैंने ऐसा लिखा था -1 रेज टू द पावर n-1 NCn, तो यहां पर लास्ट में 1 बन रहा था, या -1 रेज टू द पावर n-1 बन रहा था, फिर मैंने उससे फैक्टोरियल n कॉमन ले लिया, तो फैक्टोरियल n नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स का। अब इसको सिंप्लीफाई करके कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, इसको सिंप्लीफाई करके देखो, ये वाला जो बाहर वाला माइनस है उसको मैं अगर अंदर वाले सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और सारे टर्म्स को एक साथ ले ले रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, नहीं, माइनस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 माइनस अप टू, अब देखो -1 रेज टू द पावर n-1 के साथ जाके मिला तो बना दिया -1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। ठीक है, ये वाली पूरी चीज एक ही साथ रख दी मैंने। ठीक है, तो अब अगर आप फैक्टोरियल n कॉमन ले लो, सभी में से फैक्टोरियल n कॉमन ले लो, या वहां से भी ऊपर से भी कर सकते थे इसको सेम ही, तो अब आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन अप टू -1 रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, -1 रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, चमका भाई? यस सर। Yes. Yes. Yes, Yes. sir. ठीक है, ठीक है, तो ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो ऑब्जेक्ट्स के कितने डिरेंजमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट्स के फैक्टोरियल मैंने सबसे कॉमन ले लिया। ठीक है, तो देखो 1 - 1 तो लिखने का कोई बेवकूफी होगी, मतलब ये चीज तो क्या ही लिखी जाए, तो दो ऑब्जेक्ट्स के डिरेंजमेंट के लिए n की वैल्यू रखोगे, n की वैल्यू रखोगे 2। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स उसके बाद नहीं आने वाले हैं, ये सारे टर्म्स कब आते हैं, ये फैक्टोरियल 3 कब आता है, जब आप n में से 3 ऑब्जेक्ट्स, अरे 2 में से 3 ऑब्जेक्ट कभी चूज कर ही नहीं पाएंगे, n में से 3 ऑब्जेक्ट्स, 2 में से 3 ऑब्जेक्ट्स कभी चूज कर ही नहीं पाएंगे, तो ये फैक्टोरियल 3 वाले टर्म्स तक हम कभी पहुंचने वाले ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये चीज समझ लो, ये चीज एकदम दिमाग में डाल लो कि अगर आपको दो ऑब्जेक्ट्स को डिरेंज करना है तो आपको फैक्टोरियल 2 तक जाना है, अगर आपको 3 ऑब्जेक्ट्स को डिरेंज करना है तो आपको फैक्टोरियल 3 तक जाना है, 4 ऑब्जेक्ट्स को डिरेंज करना है तो फैक्टोरियल 4 तक जाना है। ये भी चीज समझ में आ गई भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिरेंजमेंट समझ में आ गया, डिरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपने मॉड्यूल का, और फिर हम पेपर डिस्कस करेंगे। बाकी ये वाला एक्सरसाइज मुझे लगता है अब आप लोग अपने से कर सकते हो, तो इसमें थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस ही हैं। ये एक्सरसाइज का नाम क्या है, एडवांस टेक्निक्स ऑफ पीएनसी, एडवांस टॉपिक जो है उसका इन क्लास एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चंस हैं। 12 क्वेश्चंस में डिरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं और सम ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ डिविजर्स के क्वेश्चंस हैं। कोई एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो हम ट्राई कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 अभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अच्छे क्वेश्चंस हैं पर ये सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए गए। जैसे 7th वाला है, इसमें नंबर रिजॉल्व इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स व्हिच आर नॉट 1 एंड सो, ठीक है। तो सारे सेम चीजें पढ़ा दी गई हैं। ओके, इसमें बोल रहा है शक्ति स्टेज इन रूम 101, जैनिक इन रूम 102, एल्बिन इन रूम 103 एंड अब्बास इन रूम 104, ठीक है। सो शक्ति रहता है 101 में,
जैनिक रहता है 102 में, ओके। एल्बिन रहता है 103 में, और अब्बास रहता है 104 में, ओके ठीक है। बोल रहा है एज दे आर अनहैप्पी विद देयर करंट रूम्स, ओके, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती होगी या नजारे अच्छे नहीं दिखते होंगे, दे डिसाइड अमंग्स देमसेल्फ टू स्विच रूम्स, ओके। रूम्स अलग अलग बदलना चाहते हैं, सारे रूम्स बदलना चाहते हैं। द नंबर ऑफ वेज दे कैन डू सो इज, मतलब अगर हर एक आदमी को कोई दूसरा रूम चाहिए तो हर एक आदमी अपने वाले रूम में एग्जैक्टली नहीं जाने वाला, फिर से अपने वाले रूम में नहीं जाने वाला फिर से। इसका मतलब हमें करना क्या है भाई, इन सभी को डिरेंज करना है, डिरेंज करना है। अच्छा, डिरेंज करना है, कैसे डिरेंज करेंगे, काउंट कर लेते हैं। तो डिरेंज करने के लिए लिखेंगे फॉर्मूला फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है। डिरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा हाँ, डिरेंजमेंट को एक चीज मैं बोलना भूल गया यहाँ पर, डिरेंजमेंट को जनरली डिनोट किया जाता है डीएनसी, ये डिरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मूला है, ये डिरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मूला है, ओके। तो ये दे देगा मुझे, निकाल लेते हैं भाई, 4 3 12/2 मतलब 6 माइनस कम आ जा रहा है क्या, नहीं 24, 4 3 12 आ रहा है केवल, ओके। 4 3 12, 4 3 12 माइनस 4 प्लस 1, ठीक है, 9 आता है। 9 आ जा रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करना, ये वाली चीज डायरेक्टली भी पूछी जाती है, हाँ इसका आंसर 9 आ रहा है। आप अपने से D2 D3 ये डायरेक्ट वैल्यूज आप याद करके रख लो, D2 D3 D4 D5 और D6 की वैल्यूज आप खुद से निकाल लेना क्या क्या होती हैं, ठीक है। चमका भाई सभी को, यहां से लेके यहां तक की सबकी डायरेक्ट वैल्यूज याद रखना, डिरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, डिरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, डिरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन, ठीक है। आई चीज समझ में? Yes, Yes, sir. तो यहां तक था।